नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में वायुमंडल से संबंधित जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से सभी को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि जहां पर ज़रूरत होगी तो हम लोग ट्रिक का भी उपयोग करेंगे, जिससे कि वह चीज़ें हमको आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जबकि हम लोग वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसको जितने स्थान से जो वायु है घेरी हुई है, जितनी दूरी में, वह पूरी दूरी क्या कहलाएगी? वायुमंडल कहलाएगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वायुमंडल की परिभाषा समझी। अब आगे बात करते हैं कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर बात करें तो वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिनमें ठोस एवं तरल कण भी मौजूद होते हैं। ये मतलब यहाँ पर गैस ही बस नहीं बल्कि ठोस और तरल पदार्थ भी होते हैं। और जो वायु होती है वह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। यानी जो वायुमंडल में वायु पाई जाएंगी उनमें ना कोई रंग होता है, ना ही उनमें कोई गंध होती है और ना ही उनमें कोई स्वाद होता है। वायुमंडल का 99% जो भाग है वह भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। भूपृष्ठ मतलब जमीन से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 99% हिस्सा जो है वह आ जाता है। अगर बात करें वायुमंडल के ऊंचाई की तो वायुमंडल की ऊंचाई नवीनतम खोजों के अनुसार धरती से 32,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी जो धरती है हमारी उससे अगर 32,000 किलोमीटर तक ऊपर जाया जाए तो वहाँ तक हमारा जो वायुमंडल है फैला हुआ है। लेकिन पहले के टाइम पे यह माना जाता था कि जो हमारा वायुमंडल है वह केवल 800 किलोमीटर तक ही है, जबकि यह नई खोजें हैं और नई खोजों के अनुसार इसको 32,000 किलोमीटर तक इसकी सीमा मानी गई है। हालांकि वायुमंडल की कोई निश्चित सीमा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले 800 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती थी, फिर नई नई खोजें हुई तो उसके आधार पर 32,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मानी गई। हालांकि यह सब चीज़ें लगभग में हैं तो कोई भी निश्चित सीमा आपको नहीं बता सकता। और अगर बात करें कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी बोलते हैं और निचले परत के अध्ययन को मेटेरोलॉजी कहते हैं। तो आप इन दोनों चीज़ों को भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में उपस्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में उपस्थित है नाइट्रोजन, जो कि 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 20.94%, फिर ऑर्गन जो कि 0.93%, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, फिर नियॉन 0.0018%, फिर हीलियम 0.0005%, फिर ओजोन जो कि 0.4 टाइम 0 और 6, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन जो कि 0.4 टाइम 0.05% है। और जो बचता है उनमें अन्य गैसें हैं जैसे कि मीथेन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये गैसें भी इनमें शामिल हैं। तो वायुमंडल इन सभी गैसों से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग बात यह करेंगे कि ये जो गैसें हैं यह वायुमंडल में अपना किस तरह का किरदार निभाती हैं। मतलब हम लोग ये जानेंगे कि यह कौन सा वर्क हमारे वायुमंडल में उपस्थित होकर करती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के वर्कों को जान लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, इसकी उपस्थिति के कारण ही हमको वायुदाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। यानी नाइट्रोजन अगर उपस्थित ना हो तो हमको ना तो वायुदाब पता चलेगा, ना ही पवनों की शक्ति का अनुमान होगा और ना ही प्रकाश के परावर्तन का आभास होगा। यह सब किसके कारण होता है? नाइट्रोजन के कारण। इस गैस का ना कोई रंग होता है, ना ही गंध होता है और ना ही कोई स्वाद होता है। यह चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं इनमें कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता है। जो नाइट्रोजन है यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से भी बचाता है, जिससे कि आग पर नियंत्रण
रहता है। मतलब ये नाइट्रोजन अगर उपस्थित ना हो तो चीज़ें जल्दी से जलने लगेंगी और आग पर इतना जल्दी नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है इसके द्वारा चीज़ जो है यानी जो वस्तुएं हैं उनको तेज़ी से जलने से बचाया जा सकता है। अगर नाइट्रोजन उपस्थित ना हो तो जो पेड़ हैं इनमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, यानी नाइट्रोजन के कारण ही जो पेड़ पौधे हैं इनमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और अगर बात करें कि यह नाइट्रोजन कहाँ तक फैला हुआ है तो यह नाइट्रोजन वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, यह चीज़ें लगभग में है तो लगभग माना जाता है कि यह 128 किलोमीटर तक ऊपर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखी। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, यह जीवनदानी गैस भी कहलाती है क्योंकि यह हमारे श्वसन क्रिया में काम आती है ना। ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते, तो जाहिर सी बात है कि इसको जीवनदायी गैस भी कहा जा सकता है। ऑक्सीजन के अभाव में जो ईंधन है उसको नहीं जलाया जा सकता। मतलब अगर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो पहली बात तो जाहिर सी बात है कि इंसानों का जीवन ही नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि हम किसी भी प्रकार के ईंधन को नहीं जला सकते। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तभी हम लोग ईंधन को जला सकते हैं। और अगर बात करें कि यह कितने किलोमीटर तक मिल जाता है तो यह वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक मिलता है, परंतु 16 किलोमीटर के बाद यह कम मिलता है। मिलेगा तो 64 किलोमीटर तक, लेकिन 16 किलोमीटर के बाद इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के बारे में भी हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। यह एक भारी गैस है, इसलिए वायुमंडल के निचले परत पर ही मिलती है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई हल्की गैस होती तो ऊपर मिलती, लेकिन भारी होने के कारण यह कहाँ मिलती है, वायुमंडल के निचले परत पर ही मिलती है। यह पेड़ पौधों के लिए एक आवश्यक संश्लेषण गैस है। आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनके लिए भी यह गैस कैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरणों के लिए एक परागम्य तथा पृथ्वी की पार्थिव विकिरणों के लिए एक अपरागम्य गैस है, इसलिए यह हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर एक शब्द आया परागम्य और जस्ट उसका अपोजिट एक वर्ड आया अपरागम्य। परागम्य का मतलब होता है जिसके पार जाया जा सके, और अपरागम्य जिसके पार ना जाया जा सके। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सूर्य से आने वाली विकिरणें हैं वह इसके पार हो जाती हैं, लेकिन जो पृथ्वी की पार्थिव विकिरणें हैं वह इसके पार नहीं जा पाती। इसी कारण से यह हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया हरित ग्रह प्रभाव। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। तो आप वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। साथ ही आपको मैंने बताया कि यह एक भारी गैस है जो कि वायुमंडल के निचले परत में पाई जाती है, जिस कारण से यह वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। ठीक है, यानी वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखने में कौन सहायता करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सहायता करती है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो कि एक हल्की गैस है। अब हल्की गैस है तो जाहिर सी बात है ऊपर मिलेगी, जो लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, हल्की होने के कारण ऊपर है, अर्थात 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद तीन और चीज़ें बचती हैं, जैसे कि ओजोन, जल वाष्प और धूल कण, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट वायुमंडल की संरचना पे चलेंगे, जिसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इन तीनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन जो कि ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप माना जाता है, जो वायुमंडल की ऊंचाई पर अति न्यून पाया जाता है। अति न्यून का मतलब है कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका जो संकेंद्रण है वह समताप मंडल में पाया जाता है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि यह मुख्य रूप से समताप मंडल के आसपास ही आपको मिलेगी। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और एक मुख्य कवच का कार्य करती है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन सी गैस है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो सही जवाब होगा ओजोन गैस। और मैं आपको बता दूं कि ओजोन गैस को धरती का कवच, साथ ही धरती का छाता भी
कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि धरती का छाता, ना कि धरती का छत। जब बात होगी धरती की छत की तो बात आएगी पमीर के पठार की, और जब पूछा जाएगा कि धरती का छाता यानी अम्ब्रेला किसे कहते हैं, तो सही जवाब होगा ओजोन गैस को या फिर ओजोन परत को। ठीक है, और यह ओजोन परत है, इसमें क्षय के कारण अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र देखा गया है। यानी ओजोन परत को कुछ गैसें नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन परत के बारे में भी हम लोगों ने जाना। अब बात करते हैं जल वाष्प की। यह वायुमंडल का एक स्थायी तत्व है जो कि जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल वाष्प की मात्रा में कमी आती है और यह सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित करता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है, जिस कारण से पृथ्वी के लिए यह कंबल का काम करता है। यानी इसके कारण ही पृथ्वी ना तो अधिक ठंडी हो पाती है और ना ही अधिक गर्म हो पाती है, और जल वाष्प ही वर्षा करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह चीज़ें आप जल वाष्प के बारे में याद रखिएगा। अब बात करते हैं धूल कण की। यह प्रायः वायुमंडल की निचली परतों में पाए जाते हैं और अधिकांश धूल कण आर्द्रताग्राही बनकर बादल निर्माण में भाग लेते हैं। आर्द्रताग्राही का मतलब होता है आर्द्रता ग्रहण करने वाला। तो यह आर्द्रता ग्रहण करके ज़्यादातर बादल निर्माण में भाग लेते हैं और धूल कण सूर्य की किरणों को भी परावर्तित करते हैं। यानी जो सूर्य की किरण आती है तो इसको यह परावर्तित भी करते हैं। आकाश का जो नीला रंग है यह धूल कणों की उपस्थिति के कारण ही होता है। अगर धूल कण उपस्थित ना हो तो आकाश नीला नहीं, कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो सही जवाब होगा काला। ठीक है, तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल और नारंगी रंग भी धूल कणों की उपस्थिति के कारण ही होता है। तो धूल कण के बारे में इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल के संरचना की। जो वायुमंडल है वह 5 परतों में बटा हुआ है। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, यह 5 मंडल हैं जिनमें हमारा जो वायुमंडल है वह बटा हुआ है। सबसे पहला जो क्षोभ मंडल है इसको एक और नाम से जाना जाता है संवहन मंडल। ठीक है, यानी कभी कभी संवहन मंडल भी पूछा जाता है, तो वह क्षोभ मंडल ही होता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इनकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता के बारे में ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले हम लोग इनका क्रम याद कर लेते हैं कि कौन सा किस क्रम में है, वो भी ट्रिक से। तो सबसे पहले बात होती है क्षोभ मंडल की, है ना। यानी धरती में सबसे पहले अगर ऊपर जाएं तो कौन सा मंडल मिलेगा? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ को कर लेते हैं छोट। क्षोभ छोट, छोट यानी छोटे की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा होगा वह पहले ही मिलेगा, है ना। छोटे बंदे की ऊंचाई कम होगी, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल। फिर है समताप मंडल। तो समताप में एक शब्द लिखा हुआ है समताप, यानी जो ताप है वह बराबर रहेगा, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। यानी ठंड और गर्म दो चीज़ें आपस में आके मिल जाएंगी तो समताप हो जाएगा। तो दो चीज़ें आपस में मिली तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? समताप मंडल। ठीक है, अब है मध्य मंडल। मध्य मंडल तो आसान है याद करना, क्योंकि आपको पता है कि 5 ही मंडल हैं। तो ऊपर के 2 छोड़ दीजिए और नीचे के 2, तो बीच में जो बचेगा जाहिर सी बात है मध्य ही होगा। तो तीसरा नंबर कौन सा है? मध्य मंडल। फिर चौथा है आयन मंडल। तो आयन में एक शब्द छिपा हुआ है आय। आय का मतलब इनकम होती है जिसको चोर द्वारा चुराया जा सकता है। तो आय को चोर द्वारा चुराया जा सकता है, तो चोर से हो गया 4 और आय से आयन मंडल। तो चौथे नंबर पे कौन सा मंडल स्थित है दोस्तों? आयन मंडल। ठीक है, और आयन मंडल के बाद 5वें मंडल पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यह सबसे बाहरी वाला मंडल है, तो बाहरी से हो जाएगा बाह मंडल। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 मंडल याद किए। सबसे पहला क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और 5वां है बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ट्रिक से याद किया। अब बात करते हैं एक एक मंडल की और उनके विशेषताओं की। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल की, जिसको ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वायुमंडल में अगर बात करें फर्स्ट नंबर की परत की तो कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा की ही बात हो रही है।
मैंने जब यह चीज़ें पढ़ाई थी आपको ग्लोब में, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा या कि विषुवत रेखा पर जो इसकी ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। याद करना है। तो ध्रुव जो है वह छोटा वर्ड है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ऊंचाई छोटी है यानी 8 किलोमीटर है। और विषुवत ध्रुव से बड़ा वर्ड है तो वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, 18 किलोमीटर है। ठीक है। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल के 3 नाम हो गए, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर और संवहन मंडल और कौन सा, अधोमंडल। तो यह चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर बात करें इस मंडल में तापमान की, तो जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो इसका तापमान जो है वह घटता जाएगा। ठीक है। यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसके तापमान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। कितनी कमी आती है, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। ठीक है। यानी जैसे आप 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कम हुआ, फिर उसके ऊपर 165 डिग्री गए तो फिर से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। और यही सामान्य ह्रास दर कहलाती है। जो यह कमी है यह क्या कहलाती है, सामान्य ह्रास दर। ठीक है। किसी भी अक्षांश पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वह शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है संवहन धाराएं। यानी अगर बात करें अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई की, तो ऊंचाई परिवर्तित होती रहती है। शीत ऋतु में कम और ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। तो यह चीज़ आप याद रखिएगा कि यह कमी और अधिकता किसके कारण होती है, संवहन धाराओं के कारण। और क्षोभ मंडल पर ही ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। जैसे बादल हो गया, वर्षा हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया और बिजली का कड़कना हो गया। ये सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल पर ही होता है। यानी दूसरे मंडल पर ऐसी क्रियाएं नहीं होती। ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल पर। याद रखना है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बादल हैं वह पहाड़ों के बहुत ही नज़दीक दिखाई देते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बादल पास में होते हैं। तो यह मान लीजिए कि यह पहले ही मंडल पर स्थित हैं। ठीक है। तो क्षोभ मंडल पर ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। यही कारण है कि इसको मौसम परिवर्तन की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, इसीलिए इसको मौसम परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। और अगर बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो औसत ऊंचाई कितनी होती है, 14 किलोमीटर। ध्रुवों पर 8 और विषुवत रेखा पर 18, लेकिन औसत ऊंचाई अगर सर्वमान्य ऊंचाई की बात करें तो वह 14 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। इस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्वान होता है। जब मैंने जल वाष्प की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि यह वर्षा में सहायक होता है। और वर्षा कहाँ होती है, क्षोभ मंडल पे। तो जाहिर सी बात है कि जो जल वाष्प है वह सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, क्षोभ मंडल पे। यानी 90% भाग जल वाष्प का क्षोभ मंडल पर ही पाया जाता है। साथ ही क्षोभ मंडल से जुड़ा हुआ आपने एक शब्द सुना होगा, क्षोभ सीमा। यह 1.5 किलोमीटर मोटी एक अस्थायी परत होती है और इस परत में वायुमंडल का तापमान गिरना बंद हो जाता है तथा यहाँ पर हवा व संवहनी धाराएं जो होती हैं वह भी चलना बंद हो जाती हैं। ठीक है। क्षोभ सीमा का मतलब ऐसी सीमा जहाँ से क्षोभ मंडल फिर खत्म हो जाए। ठीक है। यानी इसके बाद क्षोभ मंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह कैसी होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर मोटी एक अस्थायी परत होती है। ठीक है। और यहीं पर ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। इसी मतलब ये क्षोभ सीमा जो होता है यहीं पर लगभग ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। तो बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो कि गैसें जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, साथ ही जल वाष्प, यह वायुमंडल के चारों तरफ एक मोटा घेरा बना लेते हैं और सूर्य प्रकाश को बाहर नहीं जाने देते। और जो पृथ्वी का तापमान होता है इसी के कारण बढ़ता जाता है। और इस तापमान का गैसों द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इसी के कारण जो पृथ्वी का तापमान है वह नियंत्रित होता है। अगर यह ना होता तो पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होता। इसके कारण जो पृथ्वी का तापमान है वह लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है। लेकिन हो ये रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी होने के कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और आपने सुना होगा कि जो ध्रुवों की बर्फ़ है वह धीरे धीरे पिघल रही हैं
उसका कारण यही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है, जिस कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ध्रुवों की जो बर्फ़ है वह धीरे धीरे पिघल रही है और समुद्री क्षेत्र बढ़ रहे हैं, जिस कारण से जो हमारी पृथ्वी है वह धीरे धीरे विनाश की ओर जा रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्षोभ मंडल से संबंधित सभी चीज़ें एक एक करके देखी। अब बात कर लेते हैं समताप मंडल की, जो कि 8 या कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। यह क्षोभ सीमा के ऊपर से शुरू होता है एवं पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्षोभ सीमा कहाँ होती है, जहाँ पर अब क्षोभ मंडल समाप्ति की ओर हो, है ना। और वहाँ से आगे क्या होगा, समताप मंडल, क्योंकि यह दूसरा मंडल है। इसकी जो मोटाई है वह भूमध्य रेखा पर कम होती है और ध्रुवों पर अधिक होती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ध्रुव साइड जो क्षोभ मंडल था वह केवल 8 किलोमीटर था, जिस कारण से ध्रुवों पर समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह 50-8 किलोमीटर हो जाएगी, यानी 42 किलोमीटर हो जाएगी समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुव साइड। और अगर बात करें विषुवत रेखा साइड कितनी है, तो विषुवत रेखा साइड जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई थी वह 18 किलोमीटर थी, तो 18 और 50 तो वहाँ पर मिलेगा 32 किलोमीटर, यानी ध्रुवों पर 42 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई और विषुवत रेखा पर समताप मंडल की ऊंचाई हो जाएगी 32 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा मोटा किधर है, ध्रुव साइड, ठीक है। और यह जो है यह ऊंचाई के साथ साथ इसके तापमान में भी वृद्धि होती चलती है। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल पे क्या होता था कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता था। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाएगी। अच्छा, तो हमारे दिमाग पे यह क्वेश्चन आता है कि क्षोभ मंडल पर तो ऊंचाई में जाते थे तो तापमान में कमी आती थी, लेकिन समताप मंडल में जब ऊंचाई पर जा रहे हैं तो तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है। तो उसका कारण ये है कि इसके ऊपरी भाग पर ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। और मैंने आपको पहले ही ओजोन गैस के बारे में बताया कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें गर्म होती हैं, जिस कारण से इसके तापमान में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे हम लोग समताप मंडल में ऊपर जाते जाते हैं तो हम लोग जो ओजोन गैस है उसके पास पहुंच जाते हैं, यानी ओजोन परत के पास पहुंचते जाते हैं, तो तापमान में वृद्धि होती जाती है। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो उसका सही जवाब होगा डाप्सन इकाई। यानी ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। समताप मंडल में जो वायु है वह क्षैतिज दिशा में चलती है। क्षैतिज का मतलब ऐसे बराबर में, ना कि ऊपर और नीचे, ठीक है। तो जो वायु है वह समताप मंडल में बराबर चलती है। इसी कारण से जो वायुयान है वह इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। उसका कारण क्या है, तो कारण यही है वायु का क्षैतिज दिशा में प्रभाव और मौसमी घटनाओं का शांत होना। क्योंकि मौसम की घटनाएं कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल पे। तो क्षोभ मंडल पे होती हैं मौसम की घटनाएं और यहाँ पर शांत होती हैं, जिस कारण से जो वायुयान है यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। और जैसे कि इसका नाम ही समताप मंडल है, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर तापमान कैसा होता होगा, समान होता होगा, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि इस भाग में जो ताप है कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। और ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है, ओजोन परत, जिसके कारण जब हम लोग समताप मंडल में ऊपर जाते जाते हैं तो तापमान में भी वृद्धि होती चलती है, ठीक है। अब आता है एक वर्ड यहाँ पे, समताप सीमा। जैसे क्षोभ सीमा थी वैसे ही यहाँ पे एक वर्ड आएगा, समताप सीमा। यह समताप मंडल का बाह्य सीमा होता है, मतलब अंतिम का, ऐसा कह सकते हैं कि लास्ट वाला जो सीमा होता है वह समताप सीमा कहा जाता है। यहाँ ओजोन गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा ओजोन गैस की कहाँ पाई जाती है, समताप सीमा में। और जब बात हो गई है ओजोन परत की, तो मैं आपको बता दूं कि ओजोन परत में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक छिद्र देखा गया है, कहाँ पर, अंटार्कटिका पर। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो उसका नाम है CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और यह गैस निकलती कहाँ से है, तो यह गैस फ्रिज और AC से सर्वाधिक निकलती है। और यही गैस हमारे जो ओजोन परत है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान
पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समताप मंडल से संबंधित चीज़ें भी देख ली। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि ओजोन जो परत है इसको पृथ्वी का कवच और पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य मंडल की, जो कि समताप मंडल के बाद यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, यह समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है और इसका विस्तार कहाँ तक होता है? 80 किलोमीटर तक। यहाँ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, यानी सेम जैसे क्षोभ मंडल में होता था कि ऊंचाई बढ़ती थी और तापमान कम होता था, जबकि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता था, लेकिन मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। और इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह यह है कि उल्का पिंड इसी मंडल में आकर नष्ट होते हैं, है ना। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उल्का पिंड किस मंडल में आके नष्ट हो जाते हैं, तो सही जवाब होगा मध्य मंडल। तो यह चीज़ें आप मध्य मंडल के बारे में याद रखिएगा। मैं आपको अभी ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन सा मंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने केवल यह याद किया है ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा मंडल कितने नंबर पे आता है। तो पहले बात कर लेते हैं आयन मंडल की, जो कि मध्य मंडल यानी 80 किलोमीटर के बाद 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अर्थात मध्य मंडल के ऊपर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंगों को भी परावर्तित करती है। ठीक है, यानी जो रेडियो तरंगे हैं वह किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से होती हैं। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि भी होती जाती है। पहला वाला था, उसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती थी। दूसरे वाले में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती थी। तीसरे वाले में फिर से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कमी आई और चौथे वाले में फिर से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वृद्धि हुई। यानी एक बार कमी, दूसरी बार वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बात करते हैं, इसका कारण क्या है, मतलब जो इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि क्यों होती है, तो उसका कारण है वायु के कणों का विद्युत आवेशित होना। इसमें वायु के जो कण हैं वह विद्युत आवेशित होते हैं, जिस कारण से तापमान में वृद्धि होती है। एक सेकंड वाला था यानी समताप मंडल, उसमें क्यों होता था तापमान में वृद्धि? क्योंकि उसमें ओजोन परत पाई जाती थी जो कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करती थी। ठीक है, तो यह रीजन है इनके गर्म होने की। इस मंडल में उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, मतलब जो भी सैटेलाइट होते हैं वह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। रडार, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन की जो सुविधा है लॉन्ग एवं शॉर्ट रेडियो तरंग के कारण इसी मंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो आयन मंडल है इसको 3 छोटी छोटी परतों में भी बांटा गया है। कौन कौन सी? डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। अल्फ़ाबेट के हिसाब से आएंगे, पहले डी, फिर ई, फिर एफ। इनमें केवल एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, तीनों में एक एक, कि जो डी लेयर है यह रेडियो तरंगों की दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का परावर्तन करता है। और फिर उसके बाद जो ई है वह मध्यम तरंग वालों का, और फिर जो एफ है वह लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का परावर्तन करता है। जैसे यह अल्फ़ाबेट में एक के बाद एक आते हैं, पहले डी, फिर ई, फिर एफ, तो डी जो है वह दीर्घ वाला, ई जो है वह मध्यम वाला, और जो एफ है वह लघु वाला तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का परावर्तन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आयन मंडल के बारे में भी जाना। अब इसका लास्ट बचता है बहिर्मंडल। इसको याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा मंडल कितने किलोमीटर तक फैला है, और इसको हम लोग ट्रिक से याद कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल की, जो कि सर्वाधिक 18 किलोमीटर तक फैला है। आपको पता है कि 18 से पहले जो बच्चे हैं छोटे माने जाते हैं और उसका लाइसेंस भी नहीं बनता है, तो बच्चे 18 से पहले छोटे माने जाते हैं। तो छोटे से हो गया क्षोभ मंडल, और 18 से 18 किलोमीटर, तो क्षोभ मंडल कहाँ तक है? 18 किलोमीटर तक। ठीक है, अब आता है अगला समताप मंडल। समताप मंडल है तो समताप में एक शब्द छिपा हुआ है, ताप। ताप मतलब गर्म की बात हो रही है। और 50 में एक शब्द छिपा हुआ है, पिशाच। 50 पिशाच यानी भूत पिशाच की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि भूत पिशाच ज़्यादा गर्म वाले स्थानों में नहीं रहते। अगर आप उनके सामने आग लेकर जाएंगे तो आग की गर्मी से वह भाग जाते हैं। दूसरा, सूर्य भगवान जैसे निकलते हैं तो सूर्य भगवान की गर्मी से भी वह भाग जाते हैं। तो 50 और पिशाच दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ताप वाले स्थान में पिशाच नहीं रहते। तो समताप मंडल कहाँ तक है दोस्तों? 18 से 50
किलोमीटर तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। तो आपको पता है कि अगर कहीं भी खतरा हो तो अगर आप मध्य में है तो वह चीज़ आपके लिए अच्छी है ना। आगे से भी अटैक होगा तब भी आप सुरक्षित होगे कुछ टाइम तक, पीछे से भी अटैक होगा तब भी आप सुरक्षित होगे, क्योंकि आप कहाँ हैं, बीच में हैं, अर्थात मध्य में हैं। तो मध्य वाला स्थान अच्छा है, तो अच्छा से अच्छी या की 80। तो मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 50 से 80 किलोमीटर तक। ठीक है, अब आता है आयन मंडल जो कि 80 से 640 किलोमीटर तक है। तो आयन में एक शब्द छिपा हुआ है आय। आय का मतलब पैसे से है, और आपको पता है कि जिनके पास पैसे होते हैं उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। किस लिए, पैसे चूसने के लिए, है ना, कि उसके पूरे चूस लें सिक्के। तो चूसने से 64 और सिक्का कैसा दिखेगा, जीरो जैसे, तो 64 और जीरो यानी 640। तो आयन मंडल कहाँ तक है दोस्तों, 640 किलोमीटर तक। और फिर इसके बाद यानी 640 किलोमीटर के ऊपर आप कितना भी जाओ पूरा बहिर्मंडल है। तो इस तरह से हम लोगों ने किलोमीटर भी याद कर लिया। अब बात कर लेते हैं बहिर्मंडल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, और यह कहाँ पाया जाता है, 640 किलोमीटर के बाद। ठीक है, यहाँ पर जो वायु है वह बहुत विरल होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलय हो जाती है, यानी अंतरिक्ष में समा जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता होती है। यानी सबसे ज़्यादा कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो सैटेलाइट होते हैं, यानी जो कृत्रिम उपग्रह हैं, वह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप बहिर्मंडल से संबंधित इतनी चीज़ें याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी वायुमंडल से संबंधित प्रश्न बनते थे उनको एक एक करके देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।